गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टर्म तक हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे ना। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। किससे डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को? पाई से। अच्छा, कुछ रिलेशन बता दूं मैं आपको पहले। एक एटीएम में कितने एमएम होते हैं? 1 एटीएम में 760 एमएम होते हैं ऑफ एचजी है। 1 एटीएम में 760 टॉवर होते हैं। 1 एटीएम में 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 एटीएम बराबर 760 mm, 1 एटीएम बराबर 760 टॉवर, 1 एटीएम बराबर 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 एटीएम बराबर, यहां पर ऐसा लिख लो, 1 बार बराबर 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार बराबर 10 की पावर 5। अच्छा, एक चीज समझो, ऑस्मोटिक प्रेशर आज आपको समझाना है। पहले ऑस्मोसिस की बात कर रहे थे हम। देखो तो बच्चों, ऑस्मोसिस की बात कर रहे थे। ऑस्मोसिस ऑलवेज डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ होता है ना। ऑस्मोसिस ऑलवेज डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ होता है। ऑस्मोसिस ऑलवेज फ्रॉम डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ होता है। बस आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन पहचानना है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पहचानना और किसका फ्लो कर देना है। किसका फ्लो कर देना है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो कर देना। ऑस्मोसिस में ऑलवेज डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो। डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो। चलिए, एग्जांपल की बात कर रहे थे, मैं एक एग्जांपल और बात करता हूं। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल बात किया था एग की, है ना। आप थोड़ा समझना फिर से। ये मैंने एक एग की बात की थी, एग। और इस एग को मैंने फ्रेश वाटर में रख दिया था। इस एग को मैंने फ्रेश वाटर में रख दिया था। ये जो है, ये है फ्रेश वाटर, है ना, फ्रेश वाटर। तो यहां जो फ्रेश वाटर एग जो है, ये है बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फ्रेश वाटर जो है, ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो करने लगेंगे, अंदर आने लगेगा पानी। जब पानी अंदर आने लगेगा तो एग क्या कर जाएगा? स्वेल अप कर जाएगा। समझ गए भाई? जो एग है वो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, फ्रेश वाटर जो है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इस केस में एग क्या कर जाएगा? स्वेल अप कर जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये ले लिया मैंने एक और सॉल्यूशन, है ना। इसमें मैंने एक एग को रख दिया यहां पर, और इस एग को मैंने रख दिया है कंसंट्रेटेड NaCl के सॉल्यूशन में। इस एग को मैंने रख दिया है कंसंट्रेटेड NaCl के सॉल्यूशन में। तो इस बार जो सॉल्यूशन है वो है कंसंट्रेटेड और जो एग है वो है डाइल्यूट। तो इस बार एग से लिक्विड बाहर जाने लगेगा कंसंट्रेटेड की तरफ। इस बार एग से लिक्विड बाहर जाने लगेगा। जब एग से लिक्विड बाहर जाने लगेगा तो इस केस में एग श्रिंक कर जाएगा। इस केस में एग श्रिंक कर जाएगा। समझो जरा मेरी बात समझो। इस बार ये जो सॉल्यूशन है बेटा, ये है कॉन्सेंट्रेटेड, और एग जो है, ये डी का मतलब है डाइल्यूट। एग है डाइल्यूट, तो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करते हैं ना सॉल्वेंट पार्टिकल्स। डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करते हैं ना सॉल्वेंट पार्टिकल्स। डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करते हैं ना सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो इस केस में एग स्वेल अप कर जाएगा और इस केस में एग श्रिंक कर जाएगा। समझो?
आपको कुछ नहीं पहचानना होता है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन पहचानना होता है और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पहचानना होता है। समझ गए नहीं समझे? एक आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन पहचानना होता है, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पहचानना होता है। यहां पहचान लिया आपने। इस केस में, शुरुआत वाले केस में जो एग था वो कंसंट्रेटेड था और आपका जो वाटर था वो डाइल्यूट था। दूसरे वाले केस में आपका एग डाइल्यूट है और सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑलवेज कहां से कहां फ्लो करते हैं? डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। अच्छा, एक और एग्जांपल लिया था, हमने क्या किया था? एक और एग्जांपल लिया था, हमने रेजिन लिया था। रेजिन इस केस में कंसंट्रेटेड है और रेजिन को हमने फ्रेश वाटर में रख दिया था। ये सब बहुत सारे एग्जांपल है। रेजिन को हमने फ्रेश वाटर में रख दिया था, तो रेजिन में मैंने सी बना दिया। रेजिन कंसंट्रेटेड है और ऊपर जो ये फ्रेश वाटर है ये डाइल्यूट है, ये वाटर है, ये वाटर है और ये कंसंट्रेटेड है। तो क्या करेगा? वाटर डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ एंटर करने लगे और जब ये इसके अंदर एंटर करेगा, जब वाटर इसके अंदर एंटर करेगा तो अब रेजिन क्या हो जाएगी? स्वेलअप हो जाएगी। और अगर रेजिन स्वेलअप हो जाएगी तो उसका साइज बढ़ जाएगा। अब रेजिन का साइज ऐसा हो जाएगा, तो इस केस में रेजिन क्या कर गई बेटा? स्वेलअप कर गई। इसके पीछे की वजह भी ऑस्मोसिस है। रेजिन स्वेलअप कर गई। समझ में आया एग्जांपल? अच्छा, इस केस में अभी मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। ये लिया मैंने और ये लिया मैंने एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये बेटा मैंने कंसंट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन लिया। इस बार हमारा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन लिया और उसमें रेजिन को रख दिया मैंने। रेजिन इस बार डाइल्यूट है भाई, सॉल्यूशन इस बार कंसंट्रेटेड और रेजिन उसके रिस्पेक्ट में डाइल्यूट सॉल्यूशन। रेजिन के अंदर का जो लिक्विड है वो डाइल्यूट। तो इस बार क्या होगा? इस बार जो लिक्विड है रेजिन से वो निकल के सॉल्यूशन में आ जाएगा। और जब रेजिन से निकल के लिक्विड सॉल्यूशन में आ जाएगा तो रेजिन का साइज अब श्रिंक कर जाएगा। अब पहले के कंपैरिजन में रेजिन का साइज इतना हो जाएगा, है ना? तो ये रेजिन इस केस में क्या कर गई? रेजिन इस केस में श्रिंक कर गई। तो ये दो एग्जांपल हो गए। एक केस में रेजिन स्वेलअप कर गई और एक केस में रेजिन हमारी श्रिंक कर गई। तो ये दो एग्जांपल हो गए। ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया। बोलो जल्दी बोलो। ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया, जल्दी नोट करो। जल्दी नोट करो। नोट किया? अब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिखो ऑस्मोसिस की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिखो। ऑस्मोसिस की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिखो। डालें हमें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस है। क्या है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑस्मोसिस की? चलो एक क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें हम सेल को रख देते हैं। ये ले लिया सेल और सेल है हमारा डाइल्यूट। है ना? बायो वाले बच्चों को आता होगा ये। सेल है डाइल्यूट और सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड। तो सेल का लिक्विड बाहर निकल के आ जाएगा। और जब सेल का लिक्विड बाहर निकल के आ जाएगा तो इस केस में सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगी। जब सेल श्रिंक कर जाएगी तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस।
इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मैं इस बार सेल के अंदर का जो लिक्विड है, अगर मैं इस बार सेल के अंदर का जो लिक्विड है उसको ले लेता हूं कंसंट्रेटेड, और बाहर जो सॉल्यूशन है उसको ले लेता हूं डाइल्यूट। सॉल्यूशन है डाइल्यूट, सेल के अंदर का जो लिक्विड है वो है कंसंट्रेटेड। इस केस में सेल के अंदर का जो लिक्विड है वो है डाइल्यूट और सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड। इस बार क्या करेगा, लिक्विड अंदर एंटर करना चालू कर देगा, और जब लिक्विड अंदर चालू कर देगा एंटर होना, तो इस प्रोसेस में सेल्स क्या कर जाएंगी, स्वेल अप कर जाएंगी। और जब सेल्स स्वेल अप कर जाएंगी तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हेमोलिसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं हेमोलिसिस। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस समझो क्या है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, एक केस में सेल श्रिंक कर जाती हैं, एक केस में सेल्स स्वेल अप कर जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस, ये वाली बात पकड़ लो ना, ऑस्मोसिस में ऑलवेज सॉल्वेंट पार्टिकल डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करते हैं थ्रू एसपीएम। बीच में कौन सी मेम्ब्रेन होती है, एसपीएम होती है। ये चीज आपने कल पढ़ी थी। तो एक को हेमोलिसिस कहते हैं, एक को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इस केस में सेल स्वेल अप कर जाएगी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सेल एक्सपेंड कर जाएगी। इस केस में सेल श्रिंक कर जाएगी, इस केस में सेल श्रिंक कर जाएगी, इस केस में सेल एक्सपेंड कर जाएगी। जब सेल एक्सपेंड कर जाएगी तो उसे कहते हैं हेमोलिसिस, और जब सेल क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी या श्रिंक कर जाएगी, उसको कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। समझो, अपने आप होने वाला फिनोमेनन है ऑस्मोसिस, है ना। इतना रफ कर दूं, 2 एग्जांपल 3 एग्जांपल समझ में आ गए। समझ में आ गया। तो मैंने जो डेफिनेशन कल बताई थी वो ये थी, इट इज द spontaneous flow of solvent molecules या solvent particles from dilute solution एक तरीके से आप solvent को भी बोल सकते हैं, from dilute solution to concentrated solution through SPM. It is the spontaneous flow of solvent particle from dilute solution to concentrated solution through SPM. अच्छा, concentrated solution का मतलब solution। अगर मैं आपको solution और solvent दे दूं तो आप किसको किस कैटेगरी में रखेंगे? अगर मैं आपको सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दे दूं तो आप सॉल्वेंट को रखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन की कैटेगरी में, और सॉल्यूशन को रखेंगे आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की कैटेगरी में। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होना थ्रू एसपीएम, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कल मैंने एग्जांपल में पढ़ाए थे एसपीएम के ना। एसपीएम 2 तरीके की होती है, मैं बार बार पढ़ाता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, है ना। एक होता है नेचुरल, एक होती है नेचुरल एसपीएम है, और एक होती है आर्टिफिशियल एसपीएम। अब आप बोलेंगे नेचुरल एसपीएम का क्या मतलब है। जैसे सेल मेम्ब्रेन जो है, किसी सेल की जो मेम्ब्रेन है वो नेचुरल है। एनिमल सेल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन भी नेचुरल है। पिग्स ब्लैडर, कल आप लोगों ने यहां तक पढ़ा है। और आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो एग्जांपल है वो है कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2FeCN का होल 6। कॉपर फेरोसाइनाइड आराम से लिखो, बिल्कुल, है ना।
कॉपर, फेरो, है ना। दूसरा पार्चमेंट मेम्ब्रेन, नोट कर लिया। अब यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हो कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट यहां पर एसपीएम ओनली अलाउ solvent particles to pass through, only allow solvent particles to pass through them, वो solvent particles को पास होने देती है, pass through them है ना, not solute, not solute, SPM only allow solvent particles to pass through them, not solute। उसके पीछे रीजन है सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज छोटा होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज छोटा होता है और सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। इसीलिए ये मेम्ब्रेन सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं होने देती, इसीलिए ये मेम्ब्रेन सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं होने देती, सिर्फ किसको पास होने देती है, सॉल्वेंट पार्टिकल। इतना नोट कर लो। चलो अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे हैं, डाले हेडिंग, तो ऑस्मोसिस हम लोगों को शायद समझ में आ गया है। इतना आप लोग कल पढ़ भी चुके थे सही से। अच्छा एक चीज बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या। जैसे मैं एक कंटेनर का डायग्राम बना रहा हूं, ऐसे एक डायग्राम बना लो, एक डायग्राम इस तरीके से बना लेना, बीच में एक एसपीएम लगा देना। ये मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसपी। बेटा मैंने एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया है और एक तरफ मैंने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया है। एक तरफ मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, एक तरफ मैंने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया। मैं ऑस्मोटिक प्रेशर समझाने जा रहा हूं। एक तरफ मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, एक तरफ मैंने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया ना, बोलो। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ कौन फ्लो करेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो करेंगे। अच्छा, जब ये यहां से यहां फ्लो करेंगे तो जो प्रेशर ये लगाएंगे उस प्रेशर को ही बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो करेंगे, सुन रहे, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ पार्टिकल्स फ्लो करेंगे। तो जो ये प्रेशर लगाएंगे, ये जो प्रेशर लगाएंगे, इसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। पर दिक्कत है इसे हम मेजर नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से मेजर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक पिस्टन लगा देते हैं, सॉल्यूशन की साइड पर हम एक पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन, सॉल्यूशन की साइड पर हम लोग एक पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन। अब कौन सी बात है समझना बहुत ध्यान से, सॉल्यूशन की साइड पर हमने एक पिस्टन लगा दिया। कॉमन सी बात है, जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिकल यहां से यहां मूव करेंगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा भाई। जब यहाँ असली में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो ये प्रेशर लगा रहे होते हैं, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। बट इस प्रेशर को हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते, दिक्कत ये है, इस प्रेशर को मेजर ऐसे नहीं कर सकते। अब क्या है, इसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया, सॉल्यूशन साइड पर एक पिस्टन लगा दिया। जब सॉल्यूशन साइड पर हमने एक पिस्टन लगा दिया तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जब यहां आएंगे और जब ये प्रेशर लगाएंगे तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, यहां से प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना चालू करेंगे इस पिस्टन पर। इस पिस्टन पे हम प्रेशर लगाना चालू करेंगे। कॉमन सी बात है, जैसे जैसे हम इस पिस्टन पे प्रेशर लगाएंगे वो इन पार्टिकल्स को यहां आने से रोकेंगे। मान लो ये गेट है, ये गेट है ना, इस गेट पे अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊं तो ये गेट बाहर की तरफ खुलेगा,
आप मान लो बाहर की तरफ से भी आप फोर्स लगाने लग जाओ, और अगर अंदर से लगने वाली फोर्स और बाहर से लगने वाली फोर्स बराबर हो जाए तो गेट बंद हो जाएगा ना भाई। अगर मान लो कोई दरवाजा है, दरवाजे पे आप अंदर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये गेट बाहर की तरफ खुलेगा, इतनी फोर्स कोई बाहर से लगा दे तो ये गेट बंद हो जाएगा ना। अब समझो, मैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वाला प्रेशर है जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स लगा रहे हैं, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स लगा रहे हैं, ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है। पिस्टन ऊपर जा रहा था, आपने पिस्टन पे प्रेशर लगाना चालू कर दिया, आपने पिस्टन पे प्रेशर लगाना चालू कर दिया। जब पिस्टन पे प्रेशर लगाओगे तो वो इसको रोकेंगे यहां आने से। जिस प्रेशर पर, जिस एक्सटर्नल प्रेशर पर, इसको एक्सटर्नल प्रेशर कर लो, जिस एक्सटर्नल प्रेशर पर ऑस्मोसिस रुक जाएगा, जिस एक्सटर्नल प्रेशर पर ऑस्मोसिस रुक जाएगा उसी को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस एक्सटर्नल प्रेशर पे ऑस्मोसिस रुक जाएगा उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई ये यहां से फोर्स लगा रहे हैं, ये यहां से प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं तो ये पिस्टन ऊपर जा रहा है। अब जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, मान लो ये ऐसे, मान लो ये एक दरवाजा है, आप यहां से फोर्स लगा रहे हैं, ये दरवाजा बाहर की तरफ खुल रहा है, आप यहां से जब फोर्स लगाएंगे, यहां से फोर्स लगाएंगे तो ये दरवाजा ऐसे बंद होने लगेगा। उसी तरीके से जैसे जैसे आप पी एक्सटर्नल बढ़ाएंगे ये प्रोसेस स्लो होने लगेगा। जिस प्रेशर पर ये स्टॉप हो जाए, ये यहां आना बंद कर जाए, जिस प्रेशर पर ये ऑस्मोसिस रुक जाए, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को प्रेशर बढ़ाने के साथ, प्रेशर इंक्रीज करने के साथ, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करने के साथ ऑस्मोसिस डिक्रीज होगा, ऑस्मोसिस डिक्रीज होगा। भाई ऐसे रोकेंगे ना यहां आने से। आपने इस पिस्टन पे प्रेशर लगाना चालू किया तो ऑस्मोसिस रुकेगा। अब जिस प्रेशर पर ऑस्मोसिस रुक जाए, जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस स्टॉप, उस एक्सटर्नल प्रेशर को नाम देने लग जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस एक्सटर्नल प्रेशर पर ऑस्मोसिस स्टॉप, उसको नाम देने लग जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। समझो भाई, आप समझो मेरी बात ऐसे कि जो इस असली में ऑस्मोटिक प्रेशर ये नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर है ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहां कितने प्रेशर लगा रहे हैं। सॉल्वेंट पार्टिकल्स जब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड की तरफ जाएंगे तो जो प्रेशर लगाते हैं उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब इस प्रेशर को ऐसे मेजर नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए एक इनडायरेक्ट मेथड लगाया गया। हम सॉल्यूशन साइड पर एक पिस्टन रखकर उस पर प्रेशर लगाना चालू करते हैं। प्रेशर लगाना चालू करेंगे तो वो इस सॉल्वेंट पार्टिकल्स को यहां आने से रोकेंगे। जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स को यहां आने से रोकेंगे तो ऑस्मोसिस घटेगा, और अगर ऑस्मोसिस घटेगा तो एक प्रेशर ऐसा आएगा जिस पर ये ऑस्मोसिस रुक जाएगा, एक प्रेशर ऐसा आएगा जिस पर ये ऑस्मोसिस रुक जाएगा, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। असली में ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं फिर बोल रहा हूं, द मिनिमम प्रेशर applied to the solution side or high concentration side, applied to the solution side, which stop osmosis is known as osmotic pressure। ये भी क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा गया है कि ये प्रेशर लगाया किस साइड जाता है। आपको मैं फिर बता रहा हूं, जरा आप समझो, मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। ये मान लो एक कंटेनर ले लिया आपने, है ना, ये बीच में आपने एक एसपीएम लगा दी, है ना, यहां पर है डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहां पर है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो करेंगे। जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहां फ्लो करेंगे तो ये जो प्रेशर लगाएंगे उसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। बट इसको अब मेजर कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक पिस्टन लगा देंगे। अब ये पिस्टन लगा दिया, कॉमन सी बात है, ये पिस्टन जैसे जैसे ये प्रेशर लगाएंगे ये पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब हमने क्या किया, इस पिस्टन पर प्रेशर लगाना चालू किया, इस पिस्टन पे प्रेशर लगाना चालू किया। पिस्टन पे प्रेशर लगाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो वो इन पार्टिकल्स को यहां आने से रोकेगा, तो ऑस्मोसिस घट जाएगा, ऑस्मोसिस घट जाएगा। जिस प्रेशर पर ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, जिस प्रेशर पर ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, उस एक्सटर्नल प्रेशर को बोलेंगे
ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने क्या बताया, मान लो आप किसी दरवाजे पे, अब मुझे पता करना है कि अंदर से कितनी फोर्स लगा रहे हो आप, तो अंदर से कितनी फोर्स लगा रहे हो पता करने का तरीका क्या है, आपके अगर मान लो आप यहाँ फोर्स लगा रहे हो तो दरवाजा बाहर की तरफ खुलेगा, आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो तो दरवाजा बाहर की तरफ खुलेगा। अब मान लो आप यहाँ से फोर्स लगाना चालू कर दो, जिस फोर्स पर ये दरवाजा बंद हो जाएगा, इसका मतलब जितनी अंदर से फोर्स लग रही थी उतनी बाहर से लग रही है, जितनी अंदर से लग रही है उतनी बाहर से लग रही है, तभी दरवाजा बंद हो गया। तो उसी तरीके से जिस प्रेशर पर ये ऑस्मोसिस रुक जाए उस प्रेशर को ही बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस प्रेशर पे ये ऑस्मोसिस रुक जाए उसी प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड व्हिच स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी भी नहीं समझ में आया? इस प्रेशर को मेजर करने का तरीका है ये कि हाई कंसंट्रेशन साइड पर आप एक पिस्टन लगा दो और उस पिस्टन पे प्रेशर लगाना चालू कर दो, जिस प्रेशर पे ये ऑस्मोसिस रुक जाएगा उसी प्रेशर को बोल दिया जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो द मिनिमम प्रेशर डेफिनेशन है ये ऑस्मोटिक प्रेशर की, पाई की डेफिनेशन है ये, द मिनिमम प्रेशर व्हिच इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड व्हिच स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। जो मिनिमम प्रेशर आप सॉल्यूशन साइड पर लगाएंगे जिसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक जाएगा उसी को बोला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए नहीं समझे? रफ कर दूं? चलो इसका एक और तरीका है, जल्दी नोट कर दो। आप जरा बच्चों एक और तरीका समझो, हाउ वी मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ वी मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ वी मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर। हाउ वी मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर, हम कैसे मेजर करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, हाउ वी मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर। जरा समझो, एक कंटेनर ले लिया आपने इस तरीके का, ठीक है, उस कंटेनर में आपने इस तरीके का एक फनल डाल दिया, थ्रस्टर फनल बोलते हैं इसको, थ्रस्टर फनल बोलते हैं इसको। उसमें आपने क्या ले लिया ऐसे, और इस फनल में आपने सॉल्यूशन ले लिया और यहाँ सॉल्वेंट, यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन भर दिया, या आप कह सकते हैं वाटर भर दिया। डायग्राम को थोड़ा सा सही कर लें। ठीक है, सॉल्यूशन ले लिया। अब ये तो हो गया डी और ये हो गया सी, ठीक है, सी का मतलब है कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब आप मुझे बताओ, जब आप डाइल्यूट से कंसेंट्रेटेड की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल जाना चालू करेंगे, जब सॉल्वेंट पार्टिकल इस पोटली जैसे है ना बीकर में या फनल में जाना चालू करेंगे तो वाटर का लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ते बढ़ते क्या इनफाइनाइट तक जाएगा? नहीं, एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगा ये लेवल, ये लेवल एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। आप समझो, जब डाइल्यूट, ऐसा है कि ये लेवल बढ़ता ही जाएगा, नहीं, आपको बता रहा हूं क्यों। जैसे ही आप डाइल्यूट, एक सॉल्यूशन, एक थ्रिस्टल फनल बोलते हैं इसको, थ्रिस्टल फनल, थ्रिस्टल फनल में आपने सॉल्यूशन ले लिया, उस सॉल्यूशन को आपने एक डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिप कर दिया, थ्रिस्टल फनल को आपने एक डाइल्यूट सॉल्यूशन में रख दिया, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, ये जो इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल जाना चालू करेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल जाना चालू करेंगे तो क्या वो इनफाइनाइट लेवल तक बढ़ता जाएगा, ये लेवल वाटर का नहीं बढ़ेगा इनफाइनाइट तक बच्चों। क्यों, मैं बताता हूं उसका रीजन है। उसका रीजन है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इस h हाइट की वजह से, इस h हाइट की वजह से एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा, और वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर
ऑस्मोसिस को रोक देगा। बेटा यहां समझो मेरी बात, जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन एक थिस्टल फनल में हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया और उसे हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिप कर दिया, तो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो करेंगे, लेवल बढ़ेगा बढ़ेगा फनल के अंदर बढ़ेगा, एक समय के बाद वो लेवल कांस्टेंट हो जाएगा, एक समय के बाद वो लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस H हाइट की वजह से एक प्रेशर लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, which stop the osmosis, which stop osmosis। तो उसको हम क्या बोलने लगेंगे? उस प्रेशर को बोलने लगेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई इस हाइट की वजह से जो फोर्स लगती है वो होती है mg, और इस हाइट की वजह से जो प्रेशर लगेगा जो इसको, इस फिनोमिनन को रोक देगा, उसको बोला जाएगा क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई यहां से जब सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर एंटर करेंगे, जब सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर एंटर करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेवल लगातार बढ़ता जाएगा, एक समय के बाद वो लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि H हाइट लेवल राइज करने के बाद जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, और वो प्रेशर ऑस्मोसिस को रोक देगा। उस प्रेशर को भी हम क्या बोलने लग जाएंगे? उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलने लग जाएंगे, और वो कितना होगा? H rho g। वो प्रेशर होगा H rho g। H का मतलब है हाइट, जितनी हाइट वो सॉल्यूशन चढ़ा है। रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, H का मतलब हाइट ऑफ कॉलम है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। G का मतलब ग्रेविटी है, 9.8 वैल्यू लेंगे इसकी। ये कहता है पाई इज इक्वल टू H rho g। जरा फिर समझते हैं। मान लो मैंने एक थिस्टल फनल ले लिया जिसके अंदर एक सॉल्यूशन ले लिया है। थिस्टल फनल है ना, इस तरीके का एक फनल ले लिया है, पोटली टाइप का है ना, पोटली टाइप का एक फनल ले लिया, और इस फनल में हमने ले लिया है सॉल्यूशन, है ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इसको हमने ले लिया है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर। ये है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो करेंगे। जब सॉल्वेंट पार्टिकल इसमें फ्लो करेंगे तो लेवल बढ़ेगा। क्या ये लेवल लगातार बढ़ता ही रहेगा? नहीं सर, एक समय के बाद ये लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। ये मान लो कांस्टेंट हो गया। उसके पीछे की वजह क्या है? उस पीछे की वजह है इस हाइट की वजह से जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर ऑस्मोसिस को रोक देगा। वो प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकता नहीं है, एक तरीके से समझो। जैसे शुरुआत में क्या हो रहा था, 20 मॉलिक्यूल यहां आ रहे थे, 5 मॉलिक्यूल यहां से जा रहे थे, तो लेवल बढ़ेगा। अरे भाई 20 अंदर आ रहे हैं, 5 बाहर जा रहे हैं, तो लेवल बढ़ेगा। जब H हाइट की वजह से एक समय ऐसा आएगा कि जितने मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं उतने बाहर आ जाएंगे। यहां पर क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा एक तरीके से। क्या कहने का मतलब है? 20 अंदर आए, 20 बाहर चलेगा, तो लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। हमें लगता है ऑस्मोसिस रुक गया है, रुका नहीं है, प्रोसेस तो चल रहा है, यहां से यहां जा रहे हैं पार्टिकल, बट जितने यहां से यहां जा रहे हैं उतने यहां से यहां आ रहे हैं। भाई इस H हाइट की वजह से 20 पार्टिकल अंदर गए थे तो 20 ही बाहर आ गए, तो लेवल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस H हाइट की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, इस H हाइट की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो ऑस्मोसिस को क्या कर देगा? रोक देगा। और ऑस्मोसिस अगर रुक गया तो उसी प्रेशर को हम बोलने लग जाएंगे पाई, और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा कितना है? H rho g। H rho g होता है। इस हाइट की वजह से जो फोर्स लगती है वो होती है mg, इस हाइट की वजह से जो प्रेशर लगता है वो होता है H rho g। ये प्रेशर जितना प्रेशर ये लगा रहे हैं भाई, सॉल्वेंट असली में ऑस्मोटिक प्रेशर ये है, जितना सॉल्वेंट पार्टिकल ये प्रेशर लगा रहे होते हैं इसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इस ऑस्मोटिक प्रेशर में तो जितने पार्टिकल यहां से यहां आ रहे थे उतने यहां से यहां जा रहे हैं, तो इस H हाइट की वजह से जो प्रेशर लगेगा जो ऑस्मोसिस को रोक दे उसी को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर।
और उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई इज इक्वल टू एच रो जी। इसका अभी तक बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आया है, बट एनसीईआरटी में दे रखा है। इसमें अभी तक बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आया, बट एनसीईआरटी में दे रखा है। इस एच हाइट की वजह से, इस एच मैं यहां लिख देता हूं, इस एच हाइट की वजह से प्रेशर होगा एच रो जी। विच स्टॉप द ऑस्मोसिस। तभी तो लेवल कांस्टेंट हुआ, वरना तो लेवल बढ़ता जाता। लेवल कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, जरा बताओ। लेवल कांस्टेंट होने का इसका मतलब जितने पार्टिकल यहां जा रहे थे उतनी पार्टिकल बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब है ऑस्मोसिस रुक गया, ऑस्मोसिस रुक गया। उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे, विच स्टॉप द ऑस्मोसिस। उसी प्रेशर को, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बोलने लग जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बोलने लग जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बोलने लग जाएंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए, जल्दी बोलो। तभी तो लेवल कांस्टेंट हुआ है। अगर मान लो ये ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता, ये वाला प्रेशर कम होता, तो ये तो लेवल बढ़ता रहता। ये लेवल कांस्टेंट हुआ क्यों है, क्योंकि जो हाइट h की वजह से जो प्रेशर होगा वो ऑस्मोसिस को रोक रहा है। इसका मतलब ऑस्मोसिस स्टॉप। उसी प्रेशर को तो बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी प्रेशर को तो बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम आ रहे हैं इसके न्यूमेरिकल फॉर्मूले पे। आपको बताता हूं, जो ऑस्मोसिस की मेन वजह है वो कंसंट्रेशन है। ऑस्मोसिस होने की जो मेन वजह है वो कंसंट्रेशन है। ऑस्मोसिस होने की जो मेन वजह है वो कंसंट्रेशन है। तो पाई की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सी के। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। पाई, अच्छा ऑस्मोसिस होने की मेन वजह क्या है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। दूसरी चीज, ऑस्मोसिस कब तक होता रहता है, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना आ जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा तेजी से ऑस्मोसिस होगा, उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो पाई की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सी के। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, समझे। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम। बात एक ही है, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। सेकंड, पाई जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अच्छा ये बताओ, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, उसको रोकने के लिए भी आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो उसी को तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा ना। अरे भाई, अगर काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे पार्टिकल्स, और जब ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उनको रोकने के लिए भी तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो दोनों को कंबाइन करें तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सीटी। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाओ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ, तो एक कांस्टेंट आता है एस। इसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होती है। इसीलिए किताब यहां पर, बहुत सारी किताबें यहां पर एस ना लिखकर आर लिख देती हैं। पाई बराबर सी आर टी। भाई, इस आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होती है। इसीलिए CST ना लिखकर इसे CRT लिख देते हैं, CRT लिख देते हैं। तो पाई बराबर हो गया CRT। अब मैं आपको बता दूं, R की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। R की वैल्यू ये होती है, मतलब R की वैल्यू अगर आप, ये कांस्टेंट है, R की वैल्यू अगर आप ये यूज करेंगे तो वॉल्यूम को किसमें लेना होगा, लीटर में। ऑस्मोटिक प्रेशर को किसमें लेना होगा, ATM में। टेम्परेचर को किसमें लेना होगा, केल्विन में। मोल को किसमें लेना होगा, मोल में। अगर आप R की ये वाली वैल्यू यूज करोगे तो आपको वॉल्यूम लेना होगा लीटर में, टेम्परेचर लेना होगा केल्विन में, पाई लेना होगा ATM में। इस 0.0821 की नियरली वैल्यू किसके बराबर आती है, 1/12 के।
तो कैलकुलेशन करते वक्त आप 0.0821 से ना करें, 1/12 से करें। पाई बराबर CRT आया समझ। पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। दोनों को कंबाइन किया, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करूं तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू द CT। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया तो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट आया। आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू r के बराबर होती है तो s की जगह मैं r रख सकता हूं, तो बन गया फार्मूला पाई बराबर CRT। अब जब पाई बराबर CRT बन गया तो पाई बराबर CRT बन गया तो C को ओपन कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू r इनटू t। ये वाला फार्मूला भी बन गया। एक कंसंट्रेशन ले लिया ना सॉल्यूशन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को भी ओपन कर सकते हो, WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन V इंटू R इंटू T। WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इंटू R इंटू T। अब मान लो अगर मैं आपको वॉल्यूम ml में दे दूं तो आप क्या करेंगे, उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू R इंटू T। तो कौन कौन से फॉर्मूले मैं यूज करता हूँ? एक तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में, ये मोल्स के टर्म्स में है, इसमें वॉल्यूम लीटर में है, इसमें वॉल्यूम लीटर में है ना, ये वॉल्यूम ml के टर्म्स में है। ये इस पर विशेष कर ध्यान देना है, r की वैल्यू पर। आप जब आप ये r की वैल्यू यूज करेंगे तो आपका वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, आपका प्रेशर किस में होना चाहिए, ATM में, टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन। भैया ये कांस्टेंट है और जो चीज कांस्टेंट होती है उसको नहीं बदल सकते आप, उसके हिसाब से बाकियों को बदलना पड़ेगा। अगर मान लो ये वाली आप r की यूनिट यूज कर रहे हो और मैं वॉल्यूम को ml में ले लूं तो आप वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस कांस्टेंट में वॉल्यूम लीटर में है, इस कांस्टेंट में टेम्परेचर केल्विन में है, इस कांस्टेंट में प्रेशर ATM में है। तो आपको प्रेशर को ATM में लेना पड़ेगा, वॉल्यूम को लीटर में लेना पड़ेगा, टेम्परेचर को केल्विन में लेना पड़ेगा। सुना ध्यान से, जल्दी करो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसके फॉर्मूले पाई इज इक्वल टू CRT। समझ गए? पहले इतना नोट कर लो, इतना काम कर लो पहले, फिर मुझे बताना इतना आया कि नहीं आया, फिर आगे चलते। नोट करो, इतना नोट करो। सही बच्चों, इतना नोट करके बताओ मुझे।